हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी कैंप। आज हम पढ़ने वाले हैं सरफेस केमिस्ट्री के बारे में। दो पार्ट में हम पढ़ेंगे सरफेस केमिस्ट्री। पहला जो पार्ट होगा वो सब एप्लीकेबल होगा आपका 11th और 12th का बच्चों के लिए, और उसका जो एडवांस एक सरफेस केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा ये जो हायर क्लासेस है ग्रेजुएशन के बच्चों के लिए ये एप्लीकेबल होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सरफेस केमिस्ट्री। जो पहला बात यहाँ पर पढ़ेंगे सरफेस केमिस्ट्री में, एक टर्म आप जानेंगे। आप पहले ऑब्जर्वेशन के बारे में जाने होंगे, ये वाला टर्म आप जाने होंगे उसके बारे में। अभी हम एक नया टर्म पढ़ेंगे, वो है ऑब्जर्वेशन। और जैसे हम सरफेस केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो ये जो ऑब्जर्वेशन है एक सरफेस फेनोमेनन है। मैं क्या बोल रहा हूं, एक सरफेस फेनोमेनन है। मतलब आगे आगे जाएंगे तो समझ पाएंगे सब चीज। देखिए ये जो ऑब्जर्वेशन है ये एक बल्क फेनोमेनन है, ये एक बल्क फेनोमेनन है और ये एक सरफेस फेनोमेनन है। देखिए सरफेस और बल्क में क्या अंतर है। अगर हम एक यहां पर एक सब्सटेंस लेते हैं, मैं यहां पर इस सब्सटेंस के ऊपर कोई चीज मैं डाल रहा हूं, यहां से। तो अगर वो सब्सटेंस इसी के सरफेस में सिर्फ रहता है, और सरफेस में भी कंटेन हो जाता है, उसी को हम बोलते हैं ये सरफेस फेनोमेनन। मगर ये अगर सब्सटेंस नीचे जाकर उसका बल्क में पेनिट्रेट करता है तो ये बल्क फेनोमेनन बोलते हैं। तो अगर ऊपर ही रह जाता है इसको बोलते हैं ऑब्जर्वेशन, और अगर नीचे चले जाता है उसको बोलते हैं ऑब्जर्वेशन। मेरे बात समझ रहे हैं? यहां पर डी ऑब्जर्वेशन, यहां पर ऑब्जर्वेशन बी लगेगा। समझ रहे हैं मेरे बात? कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए अभी मैं क्या कहता हूं कि एक एग्जाम्पल देता हूं, जिस एग्जाम्पल से आपको थोड़ा और भी आसानी होगा। देखिए बचपन में आप खेलते होंगे कि कलर चक बनाना। तो उसमें हम क्या करते थे कि कलर को, देखिए व्हाइट चक है, उसको कलर बनाने के लिए उसको कलर में डुबाना पड़ता था। और तो जब डुबाते थे तो कैसे डुबाते थे, देखिए ये जो चक, ये अगर आपका इंक है, ये आपका अगर चक है, ये चक है, और इसमें हम इंक डालते थे। तो जो इंक डालते थे वो इंक आप देखेंगे, वो जो इंक सिर्फ चक के ऊपर ही हिस्से में ही रह जाता था, क्योंकि चक को अगर आप तोड़ देंगे, यहां से ऐसे ही तोड़ देंगे, तो नीचे वाला जो अंदर का चक है ना वो व्हाइट होता है, मगर ऊपर वाला कलर हो गया होगा। ऊपर वाला जो चक का पार्ट वो कलर हो गया होगा। तो इंक में जो कलर का पिगमेंट होता है तो ऊपर रह जाता है, तो उसका जो इंक का पिगमेंट है वो एब्जॉर्प्शन हो जाता है चक के ऊपर। मगर इंक का जो जिस सॉल्यूशन से वो बना होता है, क्योंकि चक का अंदर का पार्ट आप टूट के देखेंगे तो नीचे वाला पार्ट भी गीला होता रहता है। तो ये जो नीचे वाला पार्ट है वो क्या होता है, जो सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है, ऑब्जर्वेशन होता है। मेरे बात समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? तो एक ही एग्जांपल पे आपको मैं समझाया कि ऑब्जर्वेशन क्या है और ऑब्जर्वेशन क्या है। चलिए अभी ऑब्जर्वेशन को, या अभी हम सरफेस केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो ऑब्जर्वेशन को हम पूरा डिटेल पे देखेंगे, उसका डेफिनेशन क्या है और कौन सा ये ऐसा क्यों होता है, पूरा डिटेल में देखते हैं। चलिए अभी हमने ऑब्जर्वेशन का डेफिनेशन देख लेते हैं। बहुत सिंपल सा डेफिनेशन है, मैं जो आपको बताया कि ये एक ऐसा फेनोमेनन है जो बल्क में ऑपरेट नहीं होता है, वो सिर्फ सरफेस पे ऑपरेट होता है। द एक्युमुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पेसिस, मतलब कोई भी मॉलिक्यूलर स्पेसिस का एक्युमुलेशन कहां पर, सरफेस। देन इट्स बल्क ऑफ ए सॉलिड, मतलब कोई अगर सॉलिड हो, लिक्विड हो, अगर उसी के ऊपर कोई मॉलिक्यूलर स्पेसिस आकर एक्युमुलेट हो जाता है सरफेस पे, मगर वो बल्क में पेनिट्रेट नहीं करता है, इसी जो टर्म को हम बोलते हैं
एब्जॉर्प्शन। अभी हम देखते हैं ये एब्जॉर्प्शन क्यों होता है। मैं यहाँ पर एक सरफेस ले रहा हूँ, इसी सरफेस में ये मटेरियल जिस मटेरियल से बना होगा वो तो मॉलिक्यूल्स पे बना होगा, तो उसका मॉलिक्यूल्स ऐसे ऐसे होगा, उसका मॉलिक्यूल्स ऐसे ऐसे होगा। देखिए ये जो मॉलिक्यूल्स होता है, इस मॉलिक्यूल्स के अंदर भी इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन होता है। तो अगर यहां पर एक मॉलिक्यूल्स होता है तो यहां पर ये जो मॉलिक्यूल्स है, यहां पर एक मॉलिक्यूल्स है, उसको ऊपर से भी फोर्स पड़ रहा होगा, साइड से फोर्स पड़ रहा होगा, इधर से भी फोर्स पड़ रहा होगा, नीचे से भी फोर्स पड़ रहा होगा। तो एज अ रिजल्ट क्या होगा, इसके ऊपर जो टोटल फोर्स है वो कैंसिल हो जा रहा होगा। आप वेक्टर वगैरह में पढ़े होंगे। मगर ये जो सरफेस में जो पार्टिकल रहते हैं, ये जो सरफेस पार्टिकल्स है, ये जो सरफेस पार्टिकल्स है, उनके ऊपर तो नीचे का फोर्स तो पड़ रहा होगा, नीचे वाले मॉलिक्यूल से फोर्स पड़ रहा होगा जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, मगर ऊपर से तो कोई फोर्स नहीं है। इसीलिए ये मॉलिक्यूल्स के पास एक रेसिडुअल फोर्स एग्जिस्ट करता है। मैं क्या बोल रहा हूं, एक टर्म बोला, रेसिडुअल फोर्स। इस वाले मॉलिक्यूल्स के पास एक रेसिडुअल फोर्स एग्जिस्ट करता है, नीचे वाले किसी के पास नहीं है, सिर्फ ऊपर वाले जो सरफेस मॉलिक्यूल्स है उन्हीं के पास एक रेसिडुअल फोर्स एग्जिस्ट करता है। रेसिडुअल फोर्स का मतलब ये वाला फोर्स, नीचे खींचने का जो फोर्स है उसी एग्जिस्ट करता है। और इसी रेसिडुअल फोर्स के वजह से बाहर से अगर कोई पार्टिकल आता है वो इसको अपना सरफेस पे कंटेन करके रह पाता है, और इसी वजह से ही एब्जॉर्प्शन हो रहा है। तो होल टोटल जो एब्जॉर्प्शन फेनोमेनन हो रहा है इसी रेसिडुअल फोर्स के वजह से। और ये जब जब एब्जॉर्प्शन होता रह जाएगा, अगर ऊपर मॉलिक्यूल ऐसे लगते जाएंगे, ऐसे लगते जाएंगे, तो क्या होगा, उसका जो रेसिडुअल फोर्स भी डिक्रीज होते जाएगा। चलिए उसका नेक्स्ट स्टेप देख लेते हैं। चलिए अभी मैं एब्जॉर्प्शन के रिलेटेड दो टर्म एक्सप्लेन कर देता हूं। एक है एब्जॉर्बेट और एक है एब्जॉर्बेंट। देखिए एब्जॉर्बेट क्या है, एब्जॉर्बेट क्या है और एब्जॉर्बेंट क्या है। देखिए मैं यहां पर आपको बताया, ये जो मॉलिक्यूल्स है ये फॉरेन पार्टिकल्स है, ये आकर यहां पे लगे, मतलब एब्जॉर्ब्ड हुए। तो ये वाला जो पार्टिकल्स है, जो फॉरेन पार्टिकल्स होगा, उसको बोलते हैं एब्जॉर्बेट। इसको बोलते हैं एब्जॉर्बेट। और ये जो नीचे वाला पार्टिकल्स है, मतलब जिस सरफेस पे ये जो पार्टिकल्स एब्जॉर्ब हो रहा है, इनको बोला जाता है एब्जॉर्बेंट। मेरे बात समझ रहे हैं? बहुत आसान सा चीज है, धीरे धीरे समझिए। समझ गए व्हाट इज एब्जॉर्बेट एंड व्हाट इज एब्जॉर्बेंट। अभी हम देख लेते हैं एब्जॉर्प्शन फेनोमेनन जो आपको मैं बताया उसी का कुछ एग्जांपल्स। देखिए क्या क्या एग्जांपल्स हो सकता है। देखिए पहला आप एग्जांपल देखे होंगे कि कोई आर्मी वगैरह का जब ऑपरेशन होता है, स्पेशली हमारा स्पेशल फोर्सेस वो यूज करते हैं कि कभी अगर पॉइजनस गैस एनवायरनमेंट में वो जाते हैं तो एक मास्क लगाए होते हैं, जिस टाइप का मास्क एक लगाए होते हैं, वो क्या होता है, एक्चुअली वो एक मास्क होता है कि इसमें का अंदर कुछ सब्सटेंस होते हैं, जैसे एब्जॉर्बेंट वाला सब्सटेंस होते हैं, वो क्या करते हैं, जो पॉइजनस गैस होते हैं उसको खींच लेते हैं और खींच के उसके अंदर उसको एब्जॉर्ब कर देते हैं, ताकि उसका जो पॉइजनस इफेक्ट हमारे ऊपर ना आए। आपको मैं एक अच्छा एग्जांपल भी बता रहा हूं। अगर एक आप पॉट ले लें, मतलब बोतल ले लें, अच्छा होगा, एक बोतल ले लें, एक बोतल के अंदर आप कुछ गैसेस भर दीजिए, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये जो एनवायरमेंटल गैसेस है वो सब हो जाएंगे। उसी के अंदर
आप अगर क्या करेंगे, थोड़ा चारकोल डाल देंगे, थोड़ा चारकोल डाल देंगे। चारकोल समझ रहे हैं आप, प्रैक्टिकल वगैरह किए होंगे। वुड चारकोल आता है, एनिमल चारकोल भी आता है। उस चारकोल के डालकर आप थोड़ा समय उसको ऐसे सेक कर देंगे, तो क्या होगा कि पहले उसका जितना प्रेशर आप नापे होंगे, ये रहने से पहले इसका कुछ प्रेशर होगा इस गैस का, देखिए ये प्रेशर में डिक्रीज आएगा। ये प्रेशर में क्यों डिक्रीज आता है? सिर्फ ये जो चारकोल आपने डाल दिया ना, ये चारकोल ने कुछ गैसेस को अपने अंदर ऑब्जर्व कर लिया, तो इसीलिए आपका प्रेशर में डिक्रीज आता है। चलिए ये वाला एक एग्जांपल मैं आपको दिखा दिया। और एक एग्जांपल आप देख सकते हैं, आप जो चीनी यूज कर रहे हैं घर में, व्हाइट शुगर जो है, तो व्हाइट शुगर वो कैसे बनता है? वो भी एडजॉर्प्शन का प्रोसेस में बनता है। वो क्या करते हैं कि जब एक्चुअली शुगर केन से जब आता है, जो रॉ जो शुगर होता है वो कलर्ड होता है, तो उसका सोल्यूशन को वो एनिमल चारकोल का एक बेड होता है, एनिमल चारकोल का एक बेड होता है, उसी बेड में उसको पास करा देते हैं। एक अगर ये एनिमल चारकोल का एक बेड होगा, यहाँ पे एनिमल चारकोल, तो इसी एनिमल चारकोल के ऊपर वो जो कलर्ड वाला शुगर पार्टिकल्स, कलर वाला जो शुगर सोल्यूशन है उसको पास करा देते हैं। तो ये पास अगर करा देंगे, ये पूरा क्लियर सोल्यूशन हो जाएगा, क्योंकि उसका अंदर जो कलर पार्टिकल्स है ये एनिमल चारकोल खींच लेगा, मतलब ऑब्जर्व कर लेगा। तो ये दोनों बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, मैं बता देना, बुक में भी और 2-4 एग्जाम्पल दिया है, आप पढ़ सकते हैं। तो एडजॉर्प्शन का ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन हम यूज कर रहे हैं डे टू डे लाइफ में। देखिए अभी मैं आपको एडजॉर्प्शन से रिलेटेड और 2 टर्म बता देता हूं, एक है डीजॉर्प्शन और एक है जॉर्प्शन। देखिए डीजॉर्प्शन क्या है? देखिए डीजॉर्प्शन एडजॉर्प्शन का उल्टा प्रोसेस है। मतलब अगर कोई चीज एक सब्सटेंस के ऊपर एडजॉर्ब हुआ, मगर यहां पर मैं आपको दिखाया था ये चीज के ऊपर ये जो सब्सटेंस है वो एडजॉर्ब हुआ है, अगर उसी जो सब्सटेंस एडजॉर्ब हुआ है उसी को आप कोई भी फोर्स देकर उसको निकालने के लिए कोशिश कर रहे हैं, वो जो प्रोसेस आप कर रहे हैं उसी प्रोसेस को बोलते हैं डीजॉर्प्शन। मतलब इट इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ एडजॉर्प्शन। वही बात मैं यहां पर लिखा हूं, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग एन एडजॉर्ब पार्टिकल फ्रॉम ए सरफेस इज नोन एज डीजॉर्प्शन। मेरे बात समझ रहे हैं? जो नेक्स्ट आपको एक टर्म बताने वाला हूं वो है जॉर्प्शन। एमसी बेन एक साइंटिस्ट थे जो ये जॉर्प्शन टर्म को नोटिफाई किया था। और इसमें क्या होता है कि यहां पर एडजॉर्प्शन और ऑब्जर्प्शन, वो जो दोनों फेनोमेनन है एक साथ होता है, इसलिए हमको इसको बोलते हैं जॉर्प्शन। तो मैं डेफिनेशन में वही बात लिखा हूं, द फेनोमेनन वेयर ऑब्जर्प्शन एंड एडजॉर्प्शन बोथ टेक प्लेस साइमल्टेनियसली, इसको बोलते हैं जॉर्प्शन। चलिए अभी हम एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट देखते हैं, वो है मैकेनिज्म ऑफ एडजॉर्प्शन। देखिए कोई भी सब्सटेंस हो, मगर यहां पर एक सब्सटेंस का सरफेस है, उसमें जो एडजॉर्प्शन हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है? मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, रेसिडुअल फोर्स के वजह से हो रहा है। इसी सरफेस में एक रेसिडुअल फोर्स एग्जिस्ट करता है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि क्यों ये रेसिडुअल फोर्सेस एग्जिस्ट करता है। अभी हम देखेंगे कि इसके पीछे कुछ थर्मोडायनामिक्स तो होगा, क्योंकि ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियसली हो रहा है, तो उसके प्रोसेस कौन सा थर्मोडायनामिक्स एक चीजें चल रहा है जैसे प्रोसेस को स्पॉन्टेनिटी दे रहा है। देखिए कोई भी प्रोसेस स्पॉन्टेनियसली हो रहा है, मतलब थर्मोडायनामिक्स में क्या कहते हैं उसको, कि उसका डेल जी का वैल्यू नेगेटिव होना चाहिए, तभी तो एक प्रोसेस स्पॉन्टेनियसली होगा, क्योंकि ये कंडीशन ऑफ स्पॉन्टेनिटी है, ये कंडीशन ऑफ स्पॉन्टेनिटी है। आप सब जाने होंगे कि ये कंडीशन ऑफ स्पॉन्टेनिटी, और ये डेल जी क्या है? गिब्स फ्री एनर्जी है, गिब्स फ्री एनर्जी है। और
ये डेल जी का भी एक एक्सप्रेशन होता है, आप सब जाने होंगे, वो है गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन, डेल जी इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल्टा एस। और ये डेल एच है एंथैल्पी, आप जाने होंगे, ये डेल एस है एंट्रोपी और टी है टेम्परेचर। तो ये जो गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन है, ये जो गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन है वो क्या कहता है, इस इक्वेशन को इस जो कंडीशन पे अप्लाई करके देखेंगे एडजॉर्प्शन क्यों हो रहा है एक प्रोसेस में। देखिए पहले इस इक्वेशन को देख लेते हैं कि इसमें एक प्रोसेस स्पॉन्टेनिटी में जाने के लिए डेल जी नेगेटिव होना है। तो अगर डेल जी नेगेटिव होना है तो आपको डेल एच भी नेगेटिव होना है और ये डेल एस पॉजिटिव होना है। पहले देख लेते हैं कि इसमें जो यहां पर अगर एडजॉर्प्शन हो रहा है उसमें डेल एस का वैल्यू क्या है और डेल एच का वैल्यू क्या है। इसमें डेल एस का वैल्यू क्या है और डेल एच का वैल्यू क्या है। देखिए पहले डेल एच को देखते हैं। देखिए मैं आपको बताया था कि ये जो रेसिडुअल फोर्स है, जब जब पार्टिकल यहां पे गिरता जाएगा, जब पार्टिकल यहां पे गिरता जाएगा, मतलब पार्टिकल यहां पे एडजॉर्ब होते जाएंगे, तो ये रेसिडुअल फोर्स डिक्रीज होगा। तो अगर रेसिडुअल फोर्स डिक्रीज होगा तो एंथैल्पी भी डिक्रीज होगा, एंथैल्पी भी डिक्रीज होगा। तो एडजॉर्प्शन के लिए ये डेल एच जो प्रोसेस है वो नेगेटिव है, मतलब ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। मेरे बात समझ रहे हैं? तो अभी देखते हैं कि डेल एस का वैल्यू एडजॉर्प्शन के लिए क्या होगा। देखिए डेल एस क्या, आपको डेल एस क्या देता है? इट इज द मेजर ऑफ डिजर्नेस ऑफ ए सिस्टम, क्योंकि ये एंट्रोपी है। कोई भी सिस्टम में अगर डिजर्नेस होता है उसी को डेल एस से हम मेजर कर सकते हैं। तो यहां पर जो एडजॉर्प्शन हो रहा है इसमें आपको पता करना है कि डिजर्नेस डिक्रीज कर रहा है या इंक्रीज कर रहा है। देखिए कोई भी पार्टिकल, यहां पर एक पार्टिकल अगर घूम रहा है, आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे अगर सोचेंगे कि एक गैस पार्टिकल्स, ये एक गैस पार्टिकल्स है, ये एक गैस पार्टिकल्स है और ये एक सॉलिड सरफेस है और ये गैस सॉलिड के ऊपर ऑब्जर्व हो रहा है। देखिए गैस में पार्टिकल्स इधर उधर घूमते हैं तो इसलिए उनके अंदर डिजर्नेस बहुत ज्यादा होता है। जब ये गैस सॉलिड सरफेस के ऊपर ऑब्जर्व हो जाते हैं वो यहां पे आकर कन्फाइंड हो जाएंगे मगर मूव नहीं कर पाएंगे। अगर मूव नहीं कर पाएंगे तो उनका जो डिजर्नेस है वो डिक्रीज होगा। तो यहां पर डेल एस का वैल्यू क्या होगा? नेगेटिव होगा। क्या होगा? नेगेटिव होगा। कैसे हुआ ये नेगेटिव? देखिए मैं आपको और भी अच्छी तरह से समझा देता हूं। मान लीजिए ये होने से पहले, ये जो गैस यहां पर एडजॉर्ब होने से पहले उनका एंट्रोपी 10 था, इनका एंट्रोपी 10 था और यहां पर जब एडजॉर्ब हो गए तो उनका एंट्रोपी डिक्रीज हो गया तो 5 हो गया। तो डेल एस हमको निकालने के लिए हम क्या करते हैं? एंट्रोपी ऑफ द प्रोडक्ट माइनस एंट्रोपी ऑफ द रिएक्टेंट, और ये है प्रोडक्ट और ये है रिएक्टेंट। तो 5 माइनस 10 इक्वल टू क्या हुआ? -5 हुआ ना। तो एंट्रोपी यहां पर नेगेटिव में आ रहा है। तो यहां पर हमको कंडीशन क्या था? देखिए हमको यहां पर कंडीशन क्या था कि डेल एस अगर पॉजिटिव होता तो अच्छी तरह से हमको डेल जी का वैल्यू नेगेटिव मिल जाता, मगर यहां पर डेल एस का वैल्यू भी नेगेटिव में आ रहा है। तो यहां पर एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट में बता रहा हूं, आप लॉजिकली सोचिएगा कि डेल एस का वैल्यू अगर नेगेटिव में आ रहा है तो इसको ये पॉजिटिव बना देगा। तो ये अगर इसको होल इक्वेशन को नेगेटिव में आना है तो डेल एच का वैल्यू सफिशिएंटली हाई होना चाहिए, मतलब सफिशिएंटली डेल एस से बड़ा, टी डेल्टा एस से बड़ा होना चाहिए, जैसे ये होल इक्वेशन को नेगेटिव कर सके, जैसे ये होल इक्वेशन को नेगेटिव कर सके।
मेरे बात समझ रहे हैं? मैं आपको अभी क्या बताया कि जब जब यहां पर पार्टिकल्स आर्जव होते जाएंगे तो रेसिडुअल फोर्स डिक्रीज होता जाएगा। तो रेसिडुअल फोर्स अगर डिक्रीज होता जाएगा तो डेल एच का वैल्यू भी डिक्रीज होता जाएगा। तो फाइनली क्या होगा, एक ऐसा सिचुएशन भी आ सकता है जिसमें डेल एच और टी डेल्टा एस इक्वल हो जाएंगे। तो वो वाला सिचुएशन पे क्या हो जाएगा कि डेल जी का वैल्यू जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डेल जी का वैल्यू जीरो हो जाएगा। और उसी कंडीशन को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन। आप पहले भी पढ़े होंगे थर्मोडायनामिक्स वगैरह में, डेल जी अगर जीरो होता है वो वाला स्टेट को इक्विलिब्रियम बोलते हैं। समझ रहे हैं मेरे बात? तो ये जो इक्विलिब्रियम स्टेट है, इसी स्टेट पे क्या होता है कि एडजॉर्प्शन जैसे ना की बराबर होता है, जैसे जितना यहां पर एडजॉर्ब होगा उतना भी डीजॉर्ब हो जाएगा। तो मेरे बात समझ रहे हैं कि कैसे कैसे एडजॉर्प्शन होता है और एडजॉर्प्शन होने के लिए क्या क्या मैकेनिज्म यहां पर फॉलो होता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, खत्म करते हैं इस एडजॉर्प्शन का जो फास्ट वाला वीडियो है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियोस को लाइक करिए, और कोई भी डाउट्स वगैरह आपको आता है वीडियो देखने के लिए तो नीचे कमेंट में कमेंट करिए, मैं आपका कमेंट का जरूर रिप्लाई दूंगा। चलिए बाय बाय।